गुड मॉर्निंग अक्षय इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो देखिए, आपके सामने आपकी मोना मैम। आज हम पढ़ने वाले मैथ। जैसा आपको पता है, कल अपनी एक क्लास हुई थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आप सभी को कि क्या क्या आपके पशु परिचय में आने वाला है और क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ा जाए जिससे पूरे नंबर आएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैथ से डरना नहीं है, ये बातें हम कल कर चुके हैं। आज हम चैप्टर्स के बारे में जानेंगे। जो मैंने डिटेल में आपको कल बताया था उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पुट होंगे। ओके, तो मैंने आपको डिस्कशन किया था कि एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वो चैप्टर है जो हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। अब ऐसे तो है नहीं कि आपने राजस्थान में सिर्फ एक ही फॉर्म भरा हो, और वैसे भी ये 10th पास का है, मैक्सिमम लोगों ने भरा होगा ये फॉर्म। लेकिन आप फॉर्म भरते रहते हो। फॉर एग्जांपल अभी राजस्थान पुलिस के भी निकल जाएं, या अभी सुपरवाइजर का हुआ था एग्रीकल्चर में, वो भी आप दे के आए होंगे। बहुत सारे पेपर निकलते रहते हैं, लेकिन जिनमें मैथ आती है उसमें नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी संख्याएं जो हैं उसी पे तो मैथ टिकी हुई है हमारी। नंबर सिस्टम होता क्या है? संख्याओं के बारे में जानना। चलिए तो हम बात करते हैं। पहला मैं जिसमें चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ आपको, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 90% हमारे राजस्थान में हिंदी मीडियम से ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पहले जो पढ़ चुके हैं, अब तो इंग्लिश मीडियम का क्रेज आ गया है। मैं दोनों ही मीडियम में पढ़ाने वाली हूँ आपको। चाहे आप हिंदी से हो चाहे आप इंग्लिश से हो, दोनों में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस तरह से हम पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि मैथ बहुत ईजी है। और जो 15 से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, ये 15 से 20 का हमने एक एवरेज देखा है, हालांकि क्लियर तो हुआ ही नहीं है। हो सकता है 25 आ जाए, 30 आ जाए। क्वेश्चंस कितने भी आ सकते हैं, आप अपने आप को तैयार इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ इस तरह से पढ़ाया जाएगा। अगर 105 में से 100 सवाल भी आपके गणित के आ जाएं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले तो अगर हम गणित पढ़ रहे हैं तो संख्याओं का ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार। उसके बाद हम देखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। ये इकाई अंक ज्ञात करना जो है, इकाई अंक जो पूछा जाता है वो मैक्सिमम हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको। ठीक है। फिर भाज्य अभाज्य संख्याओं का ज्ञान, संख्या के अंत में जीरो कितनी होती हैं, भाजकता के नियम, गुणनखंड, सरलीकरण। हालांकि सरलीकरण एक अलग चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके। इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है वो मैं एक्स्ट्रा में एक क्लास करवा के सारे सवाल हम उसमें कर लेंगे, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। यानी 20 सवाल आए तो 20 के 20 नंबर आप लेके आएंगे। ओके, चलो संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि बचपन से हम, चाहे कंपटीशन की तैयारी हम अब करने लगे हो, भाई नौकरी की तैयारी हम अब कर रहे हैं, लेकिन गणित तो हम शुरू से पढ़ते आए, 10वीं तक तो पढ़े ही हैं। क्योंकि जिनकी गणित कमजोर होती है उनको भी यही कहा जाता है 10वीं तक पढ़ लो, फिर देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनको ये बताया नहीं जाता कि आगे नौकरी की तैयारी करोगे, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, आगे जॉब करोगे, नौकरी करोगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, चलो अब यहाँ पे संख्याओं का ज्ञान देखो। संख्या जो होती है ना, वैसे जितनी संख्याएं हम पढ़ते हैं, 2, 5, 8 जो भी है, आज आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, नौकरी की जो तैयारी कर रहे हो आप, सैलरी के लिए, तनख्वाह के लिए, तनख्वाह भी जो आपकी आएगी वो अंकों में आएगी। ठीक है। तो ये जो संख्याएं आप देखते हो, जो हम डेली लाइफ में काम लेते हैं, ये हमारी संख्याएं होती हैं जो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, होते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है। फिर वास्तविक अगर है तो कुछ ना कुछ कल्पनाओं में भी चलते हैं हम। कल्पना में जैसे अपन सोच लेते हैं कि भाई मैं तो आरएसी बनूंगा, मैं तो एसपी बनूंगा, ये सारी चीजें कल्पनाओं में चलती है, लेकिन रियलिटी क्या होती है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। आप यहाँ पे 10th पास की अगर तैयारी, जॉब की कोई तैयारी करते हो, उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो मैं चीजें अभी बता रही थी कि अगर आप इमेजिन करते हो तो इस तरह से मैथ में यानी गणित में भी इमेजिनरी नंबर होता है। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक कौन कौन सी होती हैं? वास्तविक वो संख्या होती है
चलो, वास्तविक संख्याएं वो होती है जो आप पढ़ते हैं, जैसे कि माइनस में पढ़ लो, चलो -2 -3। हम जीरो को भी पढ़ते हैं, हम फ्रैक्शंस को यानी हम बोले तो भिन्न को भी पढ़ते हैं। इसमें भी मैं आपको परी में अपरी में पढ़ाऊंगी। एंड साथ ही साथ में हम यहाँ पे देखते हैं प्लस की संख्याएं भी आती हैं, पाई इस तरह से भी आता है। कुछ ऐसी संख्या होती है जो चलती जाती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो ऐसी भी संख्याएं होती हैं, जैसे ये हमारा एक पाई होता है, ठीक है। पाई का मान जो है, पाई पे एक पूरी किताब लिखी हुई है, पूरी किताब एक भरी हुई है। हम याद नहीं कर सकते। अभी बेंगलोर के एक किसी व्यक्ति ने याद किया था, उसका नाम भी लिखा गया है और उसका बुक में नाम भी लिखा हुआ है। तो उसने 61,000 वर्ड याद करी, 61,000 जो अंक होते हैं ना, उसने याद कर लिए। यहाँ 6100 नहीं होते, 6100 तो बहुत दूर की बात है, 61 नहीं होते, ठीक है, 61। उसने 61,000 अंक याद करे हैं पाई के, क्योंकि पाई का मान कभी रुकता ही नहीं है। पाई को हम शॉर्ट करके, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने 9th-10th में तो गणित पढ़ी है, 9th-10th में आपने क्षेत्रफल निकाला होगा, आयतन निकाला होगा, परिमाप निकाला होगा। जैसे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो वहां पाई काम आया था, तो हमने वहां ज्यादातर क्या लिखा था, यहाँ पे 22/7। अगर किसी केस में 22/7 नहीं है, उस केस में आपको दिया जाता था कि पाई इज इक्वल टू 3.14, यानी पाई का मान आप 22/7 अपनी मर्जी से नहीं रखेंगे, तो क्या रखेंगे, तो आप रखेंगे यहाँ पे 3.14, 3.14। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। बाकी पाई के जो हैं मान की बजाय हम और भी चीजें देखें जो चलती हुई जाती है, जैसे √3, √3 जो होता है ना, आपने देखा होगा गणित में, जब आपने इस तरह से सवाल करे होंगे कि एक व्यक्ति मीनार की तरफ देखता है, मीनार की ऊंचाई बताओ, मीनार की दूरी बताओ। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, वो कहाँ पे पढ़ी थी, ये सारी वास्तविक संख्याओं में आती हैं, ठीक है। सारी क्या आती है, वास्तविक संख्याओं में आती हैं। ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, √3, √2, पाई। पर हमें ये नहीं पता ये वास्तविक है, काल्पनिक है, परिमेय है, अपरिमेय है। यहाँ आप सारी चीजों का ज्ञान करें। यहाँ देखो काल्पनिक संख्या, तो देखो काल्पनिक संख्या का हमारे जो है सिलेबस में कोई ज्यादा रोल है ही नहीं, कंपटीशन एग्जाम में भी कोई रोल है नहीं। सिर्फ मैं एक ज्ञान के लिए बताती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि काल्पनिक भी कोई संख्या होती है। क्योंकि आगे जब जो कोई मैथ पढ़ता है, उसमें एमएससी वगैरह जो करते हैं, उसमें काल्पनिक संख्याओं का बहुत होता है। 12th में भी आती है, सम्मिश्र संख्याओं पे पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे काल्पनिक जो संख्या होती है वो होती है आयोटा। आयोटा आपके थोड़ा सा सरलीकरण में काम आता है, ठीक है, वहां थोड़ा सा काम आ जाता है, थोड़ा सा मतलब कंपटीशन में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, और राजस्थान में तो इतना पूछा ही नहीं जाता। जैसे एसएससी वगैरह की मैथ आती है, उसमें थोड़ा बहुत आता है ये। तो आयोटा जो होता है, इसको हिंदी में या इंग्लिश में कुछ भी बोलो, आप आयोटा ही बोलेंगे। आयोटा का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है रूट के अंदर 1, और ये 1 कौन सा होता है, माइनस। कौन सा 1 होता है, माइनस। ये वास्तविक संख्या हो गई, आपकी काल्पनिक संख्या हो गई। वास्तविक संख्याओं पे हमारी पूरी मैथ टिकी हुई है, जो कि हमें नौकरी की कोई भी जॉब लगोगी, उसमें आप पेपर देने वाले हो, उसमें सारे सवाल आपके यहाँ से आते हैं। अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं आपको इस चैप्टर के अंदर यानी संख्या पद्धति में मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट, संख्याओं का ज्ञान हो ही चुका है आपका कि संख्या 2 प्रकार की होती है। ये छोटी छोटी बातें आप समझोगे, और देखो मेरी हर क्लास आपको इस तरह से बताई जाएगी कि मैथ है ना, बिल्कुल ऐसे इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, और समझ में भी आएगा। आप इन छोटी छोटी बातों को याद रख के बाद में बड़े बड़े सवाल करने वाले हो। तो ध्यान रखना, वास्तविक संख्या हम पढ़ चुके हैं, काल्पनिक संख्या हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होता है उसके बारे में जानने वाले। देखो, सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम गिनती करते हैं, काउंटिंग हम करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से करते हैं, और कहाँ तक चलते हैं, अनंत तक चलते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 से प्रारंभ होता है। ये होता है 1 2 3 4 5, और कहाँ तक, जहां तक आपकी मर्जी हो,
जहां तक आपकी कैपेसिटी हो चलने की, इसको चलाते जाएंगे। बात करें हम वास्तविक इसमें पूर्ण संख्या, देखो पहले जीरो की खोज नहीं हुई थी, गणित तो फिर भी चलती थी, फिर जीरो की खोज हो गई, गणित आज भी चलती है। तो जब जीरो की खोज नहीं हुई थी तो हम गिनती करते थे 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। जैसे ही जीरो हमें मिला तो हमारी संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई, हमारी जो गिनती थी वो पूर्ण हो गई, इसलिए हमने क्या बोला इसको, पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण मतलब जीरो के मिलते ही संख्याएं पूर्ण हो गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, जीरो से प्रारंभ होंगी, जीरो से गिनती होगी 1 2 3। और आप ये मत सोचना मैम ये तो हमें आता है, पढ़ा हुआ है हमारा। जब मैं आपको औसत करवाऊंगी, औसत एवरेज जब मैं करवाऊंगी, औसत जब मैं पढ़ाऊंगी, तो ये छोटी छोटी चीजों की इतनी गलतियां करोगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इनका रोल है, वास्तव में हमें पढ़ना चाहिए। तो पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, 0 1 2 3। जैसे मैं आपको ऐसे पूछूं, चलो बताओ 10 तक की पूर्ण संख्या कितनी हो गई, तो कुछ बच्चे तो जल्दी से बोलेंगे 10। कुछ जिनको समझ में आता है कि भाई पूर्ण संख्या एक से स्टार्ट नहीं होती, एक से प्रारंभ नहीं होती, पूर्ण संख्या हमारी प्रारंभ होती है जीरो से। कहाँ से, जीरो से। तो क्या आ जाएगा, 1 से 10 तक की, या आप बोल सकते हो कि 10 तक की पूर्ण संख्याएं कितनी हो गई, तो 10 तक की जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 11 या 11, ठीक है, संख्या पूरी हो गई। फिर माइनस भी संख्याओं में आता है, भाई माइनस की भी तो आती है संख्याएं, तो माइनस की संख्याएं भी हैं, प्लस की भी है, जीरो भी है, तो इसको क्या कहें, तो ये जो सारी चीजें ये इंटीजर कहलाती है। इंटीजर का मतलब इसमें नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इन्फिनिटी से ये होता है, इन्फिनिटी बहुत तक चलता रहता है, तो ये होगा माइनस, जैसे मैंने 2 लिख दिया, -1 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 2 3। यानी प्लस की और माइनस की जो सारी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं, पूर्णांक के अंदर आती हैं। ये 3 होता है जिनके बारे में आपको जानना है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, एंड पूर्णांक जो होता है, इंटीजर जो होता है, उसमें माइनस भी आ जाता है, प्लस भी आ जाता है और जीरो भी आ जाता है। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया। लिखते हुए चलेंगे, वीडियो को रोक लिया करो, पॉज कर लिया करो। ऑनलाइन में तो बहुत अच्छा सिस्टम हो गया, आपको नहीं समझ में आ रहा आप रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको नहीं समझ में आया, आप दूसरे दिन आए क्लास में, दूसरे दिन पूछ पाते हो। ऑनलाइन सबसे अच्छी सुविधा आपको यही देता है कि आप उस चीज को तुरंत रिपीट कर करके, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, आपकी मर्जी हो जितनी बार देख सकते हो। हालांकि देखो एक या दो बार में समझ में आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, संख्याएं तो और भी होती हैं, इन्हीं के पार्ट होते हैं। जैसे अब हम देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको गुणनखंड समझ में आएंगे। तो गुणनखंड भी तो समझोगे ना, गुणनखंड तो एक चैप्टर होता है, पूरा एक टॉपिक होता है, ठीक है। तो गुणनखंड वगैरह आपको तभी समझ में आएगा जब आपको भाज्य अभाज्य ये सारी संख्याएं समझ में आएंगी। चलो अब हम बात करते हैं सम विषम इन सब के बारे में। तो आप लिखेंगे सम संख्याएं, ठीक है, लिखते हुए चलना। सम संख्या, इवन नंबर। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन अगर 5 भी हुए इस बैच में, अगर 5 बच्चे भी हैं, तो उनको भी समझ में आना चाहिए, ओके। इवन नंबर, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, लिख लेना, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो। अब सवाल ये कि जीरो जो है ना, वो तो सबसे विभाजित होता है। जीरो में तो आप 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 1000, लाख, करोड़, कितने का भी भाग दे दो, सबको समेट लेता है ये। किसी का भी भाग दे दो, सबको अपना बना लेता है और जीरो कर देता है ना। बचपन में मम्मी हमें डांटती थी कि भाई जैसे दोस्त है कोई आपका घर पे आ गया, अरे इसके साथ मत रहा कर, खुद जैसा बना देगा। तो जीरो भी वैसा है, किसी का भी भाग दे दो, कितनी भी बड़ी संख्या और कितनी भी छोटी और कितनी माइनस की और कितनी प्लस की हो, सबको क्या कर देता है, ये जीरो कर देता है।
तो जीरो अगर सब संख्या का भाग इसमें चला जाता है तो फिर तो जीरो भी इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। लेकिन जीरो सम संख्या नहीं होती। इसका कारण क्या है? देखो, इसके कारण ये है कि सम संख्या की परिभाषा में छिपा हुआ है। सम संख्या की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, वो होती है वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। और प्राकृत संख्याएं स्टार्ट ही 1 से होती है। तो जीरो क्या होगा? ना तो जीरो सम होगा और ना विषम होगा। तो लिखो, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। अब कौन कौन सी हो जाएंगी? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम लिखेंगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और ये चलता जाएगा। कहाँ तक? कहाँ तक चलाएंगे? अनंत तक। देखो, अनंत तक हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो अनंत में भी आएगा ना, वो भी किसी ना किसी सम संख्या का गुणनफल होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, लास्ट में आएगा 2n यानी 2n। अब बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम 2n ही क्यों लिखा? भाई n भी तो हो सकता है ना, या अनंत भी तो हो सकता है ना। हम तो यही कहेंगे ना कि ये संख्याएं अनंत तक चलेंगी। तो हम इसलिए नहीं लिख सकते अनंत तक, क्योंकि अनंत जो होगा वो सम संख्या होगी। और सम संख्या की पहचान क्या होती है? सम संख्या की पहचान ये होती है कि वो 2 के गुणनफल में होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाली संख्या जो भी होगी, चाहे जैसे 1000 है, 5000 है, इन सब में आप देखेंगे, ठीक है, 198 हो गया, 198 जो हो गया, ये सारे जो हैं, ये नंबर जो सम संख्या है, ये सारी कहीं ना कहीं 2 की मल्टीपल है, 2 की गुणनफल। तो यहाँ पे जैसे आपको पूछा जाए, बताइए 120 120 नंबर पे कौन सी सम संख्या होगी? तो आप क्या करेंगे, 120 को गुणा कर लेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 240। ठीक है। या आपको पूछा जाए बताइए 61 यानी 61वें नंबर की सम प्राकृत संख्या कौन सी है, या 61वें नंबर की सम संख्या कौन सी है, तो कौन सी आएगी? भाई 61वां नंबर है, ठीक है, तो 61 को क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 122। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे दूसरा, जैसे आपने सम पढ़ लिया, तो दूसरा कौन है? विषम। लिखिए, विषम संख्या, ओड नंबर। क्या होता है विषम? इसका उल्टा, यानी इसमें 2 का भाग जा रहा था, इधर नहीं जाएगा। वे प्राकृत संख्या, इसमें ये जरूर आप मेंशन कर लेना, जरूर लिख लेना प्राकृत संख्या, नहीं तो फिर भूलोगे कि भाई जीरो सम है या विषम है। चलो, एक सवाल आपके लिए कि मुझे बताना कि जीरो सम है या विषम। ये तो मैंने बता दिया, तो जीरो है क्या? जीरो तो सबका भाग जाता है ना जीरो में, तो क्या है? चलो, कमेंट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, विषम संख्या वे संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती। कौन कौन सी होती हैं? 1 हो गया, एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण लिखो, 1, 3, 5, 7। अब आप में से कौन बताएगा कि लास्ट वाला नंबर क्या होगा? भाई, जिस तरह से सम संख्याओं में लास्ट का नंबर हमारा था 2n 2n, उस तरह से विषम में भी होता होगा कुछ ना कुछ। तो कुछ ना कुछ होता होगा, तो कौन सा होगा? तो ध्यान देना, यहाँ पे होता है 2n माइनस 1। क्या होगा? 2n माइनस 1। जैसे मैं आपको पूछूं, 10वें नंबर की विषम संख्या कौन सी है? तो 10वां यानी n का मान हमारे पास 10 है, तो क्या आएंगे? 2 गुणा 10 माइनस में 1, तो कितना आ गया? 19। यानी 10वें नंबर की विषम संख्या कौन सी हो गई? 19। आपको पूछा जाए 125वें नंबर की विषम संख्या कौन सी है, तो क्या करेंगे? 2 गुणा 125 और माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा? 250 माइनस 1 क्या होता है? 249। 24। यानी सम और विषम का खेल खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर कि अब क्या पढ़ा जाए यहाँ पे। चलो, अब यहाँ पे हम लिखते हैं भाज्य संख्या।
अभी मैंने कहा कि भाज्य और अभाज्य जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आपको गुणनखंड भी नहीं आएगा। तो भाज्य अभाज्य बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसे अच्छे से पढ़ना है ताकि गुणनखंड जो एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर है, उससे सवाल भी बनेगा आपके। चाहे छोटा सा सवाल कहीं ना कहीं छुप के ही आ जाए, लेकिन सवाल जरूर आएगा। तो ध्यान से पढ़ेंगे, पॉइंट डालेंगे तीसरा नंबर और लिखो यहाँ पे भाज्य संख्या। कौन सी होती है भाज्य संख्या? देखो भाज्य संख्या, जैसे इसका नाम है भाज्य यानी भाग जाना चाहिए, वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा यानी खुद के अलावा भी किसी का भाग जाता हो तो वो कौन सी होती है? भाज्य संख्या। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो तो क्या होती है? भाज्य संख्या। कौन कौन सी संख्या हो गई? चलो अब गिनती तो आप सबको ही पता है, नेचुरल नंबर पता ही है, 1 2 3 4 इस तरह से। अब खुद निकाल के देखो कि ऐसी कौन कौन सी संख्या होती हैं जो भाज्य हो सकती है। 1 2 3 4 इनमें से देखो, बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है 2, है ना, और वो फटाफट से लिखते भी हैं, लेकिन 2 एक भाज्य संख्या नहीं है, तो क्या होगी? 3। भाई 3 में किसी का भाग ही नहीं जा रहा, खुद का जा रहा है, और खुद का तो हर नंबर में भाग जाता है, तो फिर क्या करें? तो यहाँ पे पहला जो आएगा वो आएगा हमारा 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 जो है इसमें किसका भाग जाता है? इसमें 2 का भाग जाता है। ओके, लिखेंगे 4। अगला जो आएगा, यहाँ पे आएगा 4, अगला आ जाएगा 6 8। अच्छा बताओ 9 आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से बताओ। 10 12 इस तरह से ये चलता जाएगा, और कहाँ तक चलता जाएगा इसमें नहीं बता सकते, इसमें नहीं कर सकते। 2n चलेगा, n चलेगा, n-1 चलेगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि लास्ट वाला नंबर ये क्रम में तो चल ही नहीं रहे ना। अभी मैंने एक सवाल पूछा आपसे, बताओ 9 आएगा नहीं आएगा? बहुत सारों के मन में आ रहा है आएगा, बहुत सारों को लग रहा है नहीं आएगा। देखो, नहीं आने का सवाल तो बनता ही नहीं है। क्यों? मैंने बोला कि वे संख्याएं जो खुद के अलावा किसी और का भाग दे रही हो, वो किसी का भी दे, चाहे सम संख्याओं का दे चाहे विषम का दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आना चाहिए भाई? इसमें 3 का भाग जा रहा है ना, और जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4 6 8 9 10 12 और 13 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 14। इसके बाद 15 यानी 15। क्यों? क्योंकि इसमें 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, इस तरह से चला जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरा हम देखेंगे 4 नंबर पे अभाज्य संख्या। जैसे सम विषम एक दूसरे के अपोजिट थे, वैसे भाज्य अभाज्य एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, विपरीत है, तो लिखो अभाज्य संख्या। क्या होगा अभाज्य संख्या? प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो खुद के अलावा किसी का भाग नहीं देती। अब देखो, बहुत सारों के मन में आ रहा होगा मैम 1 का 1 का तो भाग सब में जा रहा है। भाई 1 तो अपवाद है, ये सब जगह चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, वे संख्याएं जो खुद के अलावा किसी का भाग ही नहीं देती। तो कौन कौन सी हो गई? 3 5 7 9 लिखे? 9 पहले से लिख चुके हैं। 11 13 15 लिखे? नहीं भाई, पहले ही आ चुका है वो। ठीक है, तो क्या आएगा? 17 19 इस तरह से चलता हुआ जाएगा। अब देखो, कुछ के माइंड में आएगा यहाँ पे कि ये सही है, और बहुत सारे सोच रहे होंगे हाँ सही है, मैम ने लिखा है तो सही होगा। लेकिन यहाँ मैंने एक अंक छोड़ दिया, वो है 2, यहाँ 2। 2 भी एक अभाज्य संख्या होती है। देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, अजीब लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बाहर का कोई मेंबर आके इनकी फैमिली में बैठ गया हो। यहाँ पे 2 इसलिए अजीब लग रहा है, इससे अटपटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारी संख्याएं देखने में एक जैसी है। एक जैसी का मतलब ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं। दिख रहा होगा अच्छे से? आप आगे भी चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 23 आ गया, अब 29 आएगा,
31 आएगा, 37 आएगा, 41 आएगा, ठीक है, कहीं तक भी पहुंच जाओ आप, लेकिन आपको कोई भी संख्या सम नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि 2 के अलावा सभी संख्याएं 2 का गुणनफल होती है। बात समझ में आई? वैसे तो 2 में भी 1 का गुणनफल है, पर 1 तो अपवाद हो गया क्योंकि सब जगह चला जाता है, बिना बुलाए मेहमान है ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 जो है वो एक केवल एकमात्र सम संख्या है, बाकी सारी मुझे अलग अलग दिख रही हैं। अलग अलग मतलब बोले तो विषम संख्याएं दिख रही हैं। तो क्या कहेंगे कि केवल एकमात्र 2 समअभाज्य संख्या है। नोट बनाओ जल्दी से। नोट बना के लिखो। देखो, 2 केवल एकमात्र समअभाज्य संख्या, ठीक है। एक सवाल जो है छोटा सा, सभी एक बार लिखेंगे कॉपी में और खुद ही करके बताएंगे। वीडियो को पॉज करना ऐसे नहीं है कि मैम का टीप के लिख लेते, मैम तो बताएगी। यहाँ पे ध्यान देंगे। सवाल है कि यदि सभी अभाज्य संख्याओं में, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। वैसे मैंने अभी तक सवाल पुट ही नहीं करा आपसे, पहली बार एक सवाल पूछा, इसका आंसर आप सभी देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सभी अभाज्य संख्याओं में, अभाज्य संख्याओं में, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ना, छोटा करके लिख रही हूँ, बाकी आप सभी अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे अच्छे से। सभी अभाज्य संख्याओं में विषम अभाज्य संख्या निकाल दी जाए। क्या निकाल दी जाए? विषम अभाज्य संख्या निकाल दी जाए तो शेषफल क्या बचेगा? बताओ। अभी हमने जिक्र करा था कि यहां कुछ अलग बैठा हुआ है, कुछ अलग लग रहा है, वो है 2, यानी 2 केवल एकमात्र समअभाज्य संख्या, ये मैंने लिखवा चुकी हूं। तो अगर सभी अभाज्य संख्याओं में विषम अभाज्य, अब यहां से तो सारी विषम है, दिख रही होंगी, और आगे जहां तक आपकी मर्जी हो, जहां तक आपकी कैपेसिटी हो, चाहे बोर्ड से बाहर पहुंच जाओ, चाहे कॉपी से बाहर लिख देना, लेकिन जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी विषम आएंगी। तो सभी अभाज्य संख्याओं में अगर आप विषम अभाज्य संख्या, यानी यहां तक है ना, चलो इसको दूसरे कलर में दिखाते हैं, सुंदर सा बनाते हैं। यहाँ पे यहां से सभी में अगर यहां से संख्याएं निकाल दोगे तो कौन बचेगा? 2। और क्यों बचेगा? क्योंकि ये सम संख्या है, समअभाज्य संख्या है। तो क्या बचेगा शेषफल में? आंसर में लिखेंगे 2। मैंने कहा था वीडियो पॉज करके आंसर आपको खुद को देना है, तो कोशिश किया करो। बात समझ में आई सभी को? चलिए, अब भाज्य भाज्य का खेल हो गया खत्म। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। लिखो 5वां पॉइंट या छठा? 5वें नंबर का लिखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्याएं। जैसे इसका नाम ही अच्छा सा है, परिमेय। देखो, परिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिनको p बटा q में लिख देते हैं। अब बहुत सारे सोचेंगे क्या p बटा q, अब मैथ में इंग्लिश कहाँ आ गई? तो यहाँ पे ध्यान दो, वे संख्याएं, देखो हिंदी आप खुद लिख लिया करो, ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं, और जो नहीं लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो ये काफी है। ध्यान देंगे, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनको p बटा q में, पी क्यू हम वैसे नहीं पढ़ रहे, पी क्यू आर एस, इधर ध्यान देंगे, p बटा q जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश बटा हर। क्या बोलते हैं? अंश बटा हर के रूप में लिख दें तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या कहलाती। अब बहुत सारों के मन में आता होगा कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2/0 लिख सकते हैं क्या, या 5/0, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि 0 वो संख्या है जो सबको अपना जैसा बना लेती है। यानी अगर आप 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, दुनिया के बड़े से बड़े नंबर का, छोटे से छोटे नंबर का, माइनस का, प्लस का, किसी का भी भाग देते हो तो ये क्या बन जाता है? 0।
जब ये 0 बन जाता है तो संख्याओं में 0 का भाग देने से भी बन जाना चाहिए, ऐसे लग रहा होगा और लगना भी चाहिए। बट जिसको भी लग रहा है वो बहुत गलत लग रहा है भाई। क्यों? क्योंकि 0 का अगर आप भाग दोगे किसी में भी तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। कितने 0, देखो होता क्या है कि भाई जैसे 5 में अगर 2 का भाग दिए, जाता नहीं है, पॉइंट में जाता है, लेकिन 8 में अगर 2 का भाग दोगे 4 बार जाता है, यानी 2 + 2 + 2, अगर हम 2 को 4 बार जोड़े, 2 + 2 2 करके 4 बार जोड़े तो 8 हो जाता है। लेकिन ऐसे कितने 0 हम जोड़ें कि वो 2 बन जाए, नहीं पता। 0 में तो जोड़ने पे 0 ही आता है ना। ऐसे कितने 0 जोड़े कि 5 बन जाए। ऐसे मत सोचना एक छोटा 0 और एक बड़ा 0 करके जोड़ लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी संख्या में 0 का भाग दोगे, कितने भी 0 जोड़ोगे तो 5 तो आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता इसका मतलब हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। और जिस चीज को आप परिभाषित नहीं कर सकते, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वो क्या होती है? अपरिभाषित। और अपरिभाषित को गणित में लिखा गया है इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब अनंत भी होता है, अपरिभाषित भी होता है। अनंत का मतलब ही क्या होता है? हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है। ठीक है, अनंत चीजें हैं, हमें नहीं पता कितनी चीजें, हम काउंट नहीं कर पा रहे, हमारी हिम्मत ही नहीं है, तो अपरिभाषित हो गया। तो अगर किसी संख्या में 0 का भाग दे रहे हो तो क्या है? अपरिभाषित। अब सोच रहे होंगे आप सभी कि मैम यहाँ पढ़ाते पढ़ाते 0 का भाग देने कैसे चली? तो देखो भाई, इसलिए क्योंकि यहाँ अंश और हर पढ़ रहे हैं, हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और अंश बटे हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। और ऐसे भी नहीं कि परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, कि भाई अगर मतलब ये है कि ये मेल नहीं है तो ये फीमेल है। ओके, हम ऐसे देखते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय भी नहीं होगी, ये कोई गारंटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्याओं के बारे में अभी मैं बताने वाली हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये जो संख्या होगी, अगर कोई भी संख्या p/0 हो गई, यानी q का मान 0 हो गया, उस केस में क्या होगा? उस केस में वो डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, तो उसको लिखते हैं अपरिभाषित, यानी इन्फिनिट। बात समझ में आ गई? अब उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो 1/2, 2/5, 4/9। इस तरह से अगर आप लिखते जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब जैसे परिमेय पढ़ लिए तो इसका अपोजिट भी पढ़ना जरूरी है। जैसे सम पढ़ा, विषम पढ़ लिए, ठीक है, भाज्य पढ़ा, अभाज्य पढ़ लिए। अब परिमेय पढ़ रहे हैं तो अपरिमेय को हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो चलेंगे हम अपरिमेय पे। छठा नंबर डालो भाई, अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब होता है इरेशनल नंबर। देखो, परिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, है ना। अपरिमेय को इरेशनल नंबर हो गया। तो क्या होता है अपरिमेय? अपरिमेय वे संख्याएं जिनको p/q में नहीं लिख सकते। भाई पहले लिख लेते थे, अब नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते तो ये उल्टा हो गया, और ये हो गया अपरिमेय संख्या। लिखो, वे संख्याएं जिनको p/q, वे संख्याएं जिनको p/q यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं लिख सकते? इसका भी कोई कारण होगा, क्योंकि हर चीज के पीछे कारण होता है, और गणित तो हमारी कारण स्पष्ट भी करती है। सबसे अच्छी बात यही होती है कि गणित में कोई पॉइंट रहता ही नहीं है, सस्पेंशियल रहता ही नहीं है। सारी चीजें जो हैं आप प्रूफ कर सकते हो अच्छे से। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो संख्याएं चलती जाती है, कहाँ तक हमें नहीं पता, वो कहाँ जाती है, कहाँ तक जाती हैं, लेकिन वो संख्याएं चलती जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक होता है √2 का मान। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे जब हम वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। तो वास्तविक संख्याओं में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि वे संख्याएं जो
√2 भी लेती है, √3 भी लेती हैं, 1 2 3 सारी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, वास्तव में जिनका एक मतलब होता है जो हमारी गणित टिकी हुई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ध्यान देना, वहां मैंने ये चीजें लिखी थी। कौन कौन सी, √2 भी लिखा था, √3 भी लिखा था, पाई भी लिखा था। तो भाई ये जो चीजें दिख रही है ना, ये वास्तविक संख्याओं में तो आएंगी, लेकिन ये अपरिमेय में आएंगी। क्यों? क्योंकि √2 का मान होता है 1.414, इस तरह से। इसके बाद ये रुकता नहीं है, ये चलता जाता है और अलग अलग मान में चलता जाता है। √3 जो है ना अपना, वो भी अलग में चलता है, 1.732, इस तरह से, एक इस तरह से ये चलता जाता है। पाई जो मैंने अभी डिस्कशन किया था कि पाई जो है वो एक छोटा सा मान नहीं है, पाई बहुत लंबा चौड़ा मान है, और इस पे एक पूरी किताब लिखी हुई है, और उस किताब में इतने अंक हैं कि आज तक कोई याद नहीं कर पाया। मैक्सिमम जो है वो बेंगलोर के एक स्टूडेंट ने याद किया था 61,000। ठीक है, 61,000 अंक तक उसने याद करा था, वो ही पहला बंदा है। उससे भी पहले किसी ने 30,000 तक याद करे थे। और आप में से कोई याद करना चाहे तो याद कर लेना, क्योंकि आपका भी फिर नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, पाई का मान होता है 3.14, और ये आगे चलता जाता है, और इतना चलता जाता है, और सेम कहीं नहीं आता, कोई 2 अंक सेम आगे 3, वो एक चलेगा, फिर उसके बाद वापस से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों के तीनों मान, इसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो किस में होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो, 1/3 जो है ना, इसको आप लिखेंगे, ये फ्रैक्शन में अगर पूरा लिखा जा रहा है तो ये परिमेय होता है, लेकिन अगर भाग देंगे ना, तो आप भाग दे के देखना, इसमें 0.33, और ये 3 जो है वो रुकने का कभी नाम नहीं लेता। तो इस तरह से लिखते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, ये जो है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। क्यों? अभी आप सबके मन में आ रहा होगा, मैम 22/7 अभी आपने बोला था कि 22/7 का एक मान पाई भी होता है, तो पाई तो अपरिमेय हो गया, तो फिर 22/7, भाई 22/7 जो है ना वो फ्रैक्शन में यानी अंश बटे हर में लिखा जा रहा है, और लिखा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, परिमेय। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल और लिख लेना, 22/7, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होता है। एग्जाम में अगर पूछ लेना कि भाई पाई जो है वो परिमेय संख्या है, और 22/7 अपरिमेय संख्या, हालांकि ये अच्छी बात है कि रिटर्न होता नहीं है अपनी, रिटर्न हो जाए तो हम एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा, क्योंकि चीजें रट रट चुके होते हैं इस तरह से, तो समझ में नहीं आएगी, तो आप एक्सप्लेन, देखो जरूर नहीं है कि आपके वहां पे एक्सप्लेन करवाया जाए, लेकिन चीजें आपके माइंड में भी क्लियर होनी चाहिए, ताकि सवाल किसी भी तरह से घूम के आए, आपको हर सवाल का जवाब पता हो। तो 22/7 और पाई एक ही मान है। जब आप क्षेत्रफल आयतन पढ़ोगे, जब मैं आपको क्षेत्रफल और आयतन पढ़ाने वाली हूँ, तो अब आप मुझे पूछोगे कि इनके मान तो एक हैं, फिर इनके रूप अलग अलग क्यों हैं? क्यों? क्योंकि 22/7 चलता हुआ रहता है, इसका जब आप भाग देते हैं तब इस शॉर्ट, ये जो पाई का मान था 3.14732, ये आगे चलता जो जा रहा था, इसको छोटा रूप करके इसको क्या लिख दिया गया, 22/7, ताकि हम सवाल हल कर सकें, ताकि हम किसी का क्षेत्रफल निकाल सके, आयतन निकाल सकें। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको शॉर्ट रूप जो दिया गया था वो था 22/7, तो ये परिमेय हो गया। और जो 22 रियल में जो पाई है, रियल में जो पाई है जिसका मान 3.147, ये चलता हुआ जाता है, ये अपरिमेय। चलो, परिमेय अपरिमेय का खेल खत्म हो गया है। अब ये मत सोचना कि भाई 0 अगर भाग दे दें तो वो परिमेय, वो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, उसके भी मैं कुछ पॉइंट लिखवा दूंगी थोड़ी देर में। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। देखो, परिमेय अपरिमेय ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ा दी है। अब इतनी सी चीजें तो आएंगी नहीं, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसमें से आपके सवाल डायरेक्ट नहीं आएंगे, तो ये चीजें कहीं ना कहीं उन सवालों में छुपी होंगी। जैसे गुणनखंड आ गया, गुणनखंड तभी समझ में आएगा जब आपको अभाज्य संख्या समझ में आएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। अब चलो, एक सवाल और मेरा वो अभाज्य में रह चुका है, पर मैं अभी दे देती हूँ, क्योंकि एक तो आप खुद ही करके बताएंगे मुझे। तो एक छोटा सा, जहाँ अभाज्य और भाज्य पढ़ा था हमने, वहां चलते हैं हम वापस से। हाँ, ये रहा।
इसमें देखो आप सभी को दिख रहा होगा, सबसे पहले कौन आया, 2, फिर एक 11 भी दिख रहा होगा। तो यहां आप लिख लेंगे एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, अभी तो बता के आई हूं। अभाज्य संख्या कौन सी है भाई, जो सम है, और कौन है, 2। एक अंक की अगर ये है तो 2 अंक की, बताओ फटाफट, ये भी मैंने जस्ट अभी बताया है, कौन सी होगी, 11। अगर 2 अंक की हो गई तो 3 की भी पूछ सकते हैं, तो 3 की कौन सी होगी, 101। अगर 3 की हो गई तो 4 की भी होती होगी, और ये जो 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, सवाल भी बनते हैं यहाँ से, और ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। बहुत सारों का आंसर 1001 आएगा, यानी 1001, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये 1001 जो है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। 1001 हमारा लगातार 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। अब ये लगातार 3 कौन कौन सी है, ये होती हैं 7, 11, 13। तो जिनके भी मन में ये आ रहा हो ना 1001, तो ये क्या होगा, ये तो अभाज्य हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसके तो 3 गुणनखंड है, और वो भी कौन से हैं, अभाज्य वाले। जब मैं आपको गुणनखंड पढ़ाऊंगी तब ये काम आएगा। आप देख सकते हो तीनों ही अभाज्य गुणनखंड है, यानी 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, और 13 यानी 13 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट कर लेंगे। एक और इसमें पॉइंट होता है, वो भी मैं लिखवा देती हूँ। यहाँ लिख लेते हैं, वो ये है, कई बार पूछ लिया जाता है, हालांकि ये चीज़ अब तो बहुत छोटी हो गई, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैथ हमें वैसे ही नहीं आती, तो हमारे लिए कोई भी बात छोटी नहीं है। वो लिख लेंगे यहाँ पे, ये 9 था, है ना, ओके। अब यहाँ पे एक और, कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती, कितनी होती है, बताओ भाई फटाफट से। 50 से 100 तक की कितनी होती है। तो फिर अगर 1 से 50 पता चल गया आपको, 50 से 100 पता चल गया, तो 1 से 100 तक तो आराम से पता चल जाएगा। तो बताओ 1 से 100 तक, ध्यान दो भाई, 1 से 50 तक कितनी होती है, 15 यानी 15। 50 से 100 कितनी होती है, 10। तो फिर 1 से 100 कितनी हो जाएंगी, 25, 25। ठीक है, लिख लिया, लिख लो इसको। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, भाज्य अभाज्य पढ़ लिया, परिमेय अपरिमेय पढ़ लिया, इनसे रिलेटेड जो सवाल हैं वो अगली क्लास में हम करेंगे, क्योंकि पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। जब तक बेसिक नहीं पता किसी चीज का तो सवाल करने का कोई सवाल ही नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। संख्याओं के बारे में जो प्रकार होते हैं, संख्याओं के बारे में आप जान चुके हैं, संख्याओं के प्रकार आप जान चुके हैं। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, जहाँ से हमारे सीधे सीधे सवाल बनते हैं, और बहुत सारों को आसान भी लगता है, बहुत सारों को कठिन भी लगता है, और कुछ को तो पता ही नहीं है कि हम किस बारे में बात करने वाले। क्यों, क्योंकि ये 10वीं पास वाली वैकेंसी है, तो कुछ यहाँ पे बच्चे ऐसे भी हैं जो 12वीं पास कर चुके, वो भर रहे हैं फॉर्म। कुछ ने 10वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी, उनको एक मौका नहीं मिला था कोई एग्जाम देने का, तो वो भी दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हैं जो कंपटीशन लाइन से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए एक नया पॉइंट है ये, और उस पॉइंट का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। अब बोल मैम ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना, आप संख्या लिखो, हम इकाई अंक बताते हैं। तो भाई एग्जाम में इतने आसान सवाल नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 12095, बताओ इकाई का अंक क्या होगा, कोई भी बता देगा। आजकल तो एलकेजी यूकेजी में पढ़ाने लगे, वो भी बता देंगे। क्या बता देंगे कि भाई यहाँ इकाई का अंक क्या है, 5। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल लिखा कि भाई बताओ कि 1279 इंटू गुणा 5790 गुणा
2 3। बताओ इकाई का अंक क्या होगा? तो कुछ तो देख के डर जाएंगे, गुणा कौन करेगा, क्योंकि इतना बड़ा गुणा तो कोई नहीं करेगा, है ना। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ कुछ ना कुछ जोड़ लगाएंगे। अच्छा ये बता देते हैं, 1 से लेके 9 तक कुछ तो होगा, 0 भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दो, कुछ ऐसे आसान तरीके, इकाई तो पूछ रही है मैम, जैसे 9 है, 0 है, 3, तो 9 गुणा 0 0, 0 गुणा 3 0, क्योंकि इकाई का अंक निकालना है तो वो इकाई के अंक की बात करेंगे। तो क्या करेंगे, 0 गुणा 3 0, ये लो निकाल दिया मैम, बहुत जल्दी निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे सवाल दे देती हूँ अगला, क्योंकि आप आंसर जो दे रहे हो ना वो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 7 8 और इसकी पावर लिख दी मैंने, घात इसकी लिख दी 148 148। अब बताओ, देखो 1278 की घात 148, अगर मैं 1278 का स्क्वायर या वर्ग भी निकालने के लिए बोलूँ ना तो नहीं आएंगे आंसर। क्यों? क्योंकि उसमें गुणा करना होगा 4 संख्याओं का, यहाँ 2 संख्याओं का गुणा करने के लिए कोई कह देता है वो भी नहीं होता, तो 4 का तो हम कैसे ही करेंगे। और उसमें भी मैंने लिखा है घात 148, घात ये जो पावर 148 लगी, इसका मतलब है कि 1278 को 1278 करके और 148 बार गुणा करना है। तो ये चीजें कोई नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जो सवाल आते हैं उनका पूछा जाता है आपको इकाई अंक। चलो अब हम सोल्व करते हैं इसको। ये था कि सवाल इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह देखो, इस तरह से नहीं पूछेगा वो, इतना आसान तो फिर हर कोई जवाब दे दे ना, सवाल ऐसे भी नहीं पूछे जाते, कुछ तो अटकने चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह की अगर बड़ी संख्याएं दे दे, पावर में दे दे, डिवाइड भाग में दे दे, तो इस तरह के कैसे सवाल हम करने वाले। तो लिखेंगे पहला नंबर का पॉइंट, सबसे पहले तो आप सभी मुझे बताएंगे संख्याएं होती कितनी है। बार बार हम पढ़ रहे हैं, काफी देर से हम पढ़ रहे हैं संख्याएं संख्याएं संख्याएं, ये होती कितनी है इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखो कितनी होती है संख्याएं, 1 2 3 1 2 3, कुछ के मन में आ रहा होगा अनंत होती है मैडम, पता ही नहीं, अभी तो बताया था आपने। अरे भाई अनंत संख्याएं होती हैं तो आपकी अनंत संख्याएं टिकी भी तो होंगी ना किस पे, कितने अंकों पे टिकी है। तो हमारी जो जितनी भी संख्या है ना सिर्फ 10 अंकों पे टिकी है। 10 कौन से, 1 से लेके 10 तक, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कौन सा है, 0 से लेके और 9 तक, हमारी जो अंक है ना 0 से लेके 9 तक, इन्हीं पे सारी संख्या है। आप कोई सी भी संख्या लिख के देख लो, आपको सारी संख्याएं 0 से लेके 9 के बीच मिल जाएंगी।